अली गांधी फेलोशिप और विजन इंडिया फेलोशिप के से भी इनको नवाजा गया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ प्रेक्सिस संस्था को, यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूंगा कि वक्त कम है। तो आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो ये है कि सोशलाइजेशन इन माइनॉरिटी कम्युनिटी, खास के बिहार के संदर्भ में। और मेरा जो रोल है वो टीचर शिक्षक के रूप में है, जहां सीखना ज्यादा और सिखाना कम। तो मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, आया हूँ सीखने के पर्पज से, और जो मुझे मौका मिला है वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तमाम टॉपिक्स है जिसपे लगातार सुबह से बात हो रही है, और सारे टॉपिक्स, सारे मुद्दे अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बट सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारे मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो अपनी पहचान के लिए, वो उठाए इसलिए जा रहे हैं कि मुख्य धारा में मुझे जोड़ा जाए। हर वो कम्युनिटी, हर वो मुद्दा जो मुख्य धारा से अलग हो गया है, हम उस पर चर्चा क्यों करते हैं? हम इसलिए चर्चा करते हैं कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मेरा जो मुद्दा है आज बोलने के लिए वो है समाजीकरण, और वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में। जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं बिहार में या भारत में, तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भाषा की माइनॉरिटी की बात कही गई है और धर्म की माइनॉरिटी की बात कही गई है। अब प्रश्न यहां पर यह आता है कि बिहार में जो मुस्लिम कम्युनिटी है या देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनके बहुत सारे मुद्दे हैं। अब उन सारे मुद्दों को अगर एक सूत्र में बांधने की कोशिश की जाए तो मैं ये कहूंगा कि बिहार और भारत के मुसलमानों का सबसे मुश्किल चीज जो उन्हें प्राप्त करनी है, पहला नंबर शिक्षा, दूसरा नंबर जो तमाम परेशानियां हैं वो भी दूर होगी, दूसरा नंबर भी शिक्षा, और तीसरा नंबर उनको एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। तो ये दोनों मुद्दे शिक्षा शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि ऑफ कोर्स अंबेडकर जी का वो कोट मैं बोलना चाहता हूं जो यहां सबको पता होगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आखिर क्या बात थी कि अंबेडकर जी ने इस 3 पंक्ति को शिक्षित बनो से शुरू किया? हो सकता है वो शुरू कर सकते थे कि संघर्ष करो, संगठित रहो, या संगठित रहो, संघर्ष करो और अंत में शिक्षा ग्रहण करो, ये भी वो कह सकते थे। लेकिन आखिर कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो तर्क होगा कि उन्होंने शुरुआत किया शिक्षित बनो से। और अगर बिहार में या देश में या बिहार के संदर्भ में कहें तो बिहार में मुसलमानों की जो आबादी है उसमें शिक्षा का प्रतिशत, इस पर आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है, सबके पास गूगल है। अब दिक्कत ये हो रही है कि हम, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, चाहे एसटी कम्युनिटी हो, चाहे ट्रांसजेंडर, बेशक इस पे काम नहीं हो रहा, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि मुसलमान जब कहता है कि हम अपनी संगठन बनाएंगे तो आप यूएपीए लग जाता है। मैं इसको डिस्क्रिमिनेटिव तरीके से नहीं कह रहा हूं, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह से कह रहा हूं कि जब एक दलित कम्युनिटी आकर कहती है कि मेरी संस्था दलित के लिए ही काम करेगी इस देश में या इस क्षेत्र में, तो कहा जाता है बहुत अच्छी बात है, काम कीजिए। जब एक महिला आकर कहती है कि मैंने एक संस्था खोला और मैं महिला के लिए काम करूंगा, रेशमा जी कहती हैं कि मैं ट्रांसजेंडर के लिए काम करूंगी, तो हम सब ताली बजाते हैं और देश भी ताली बजाता है। लेकिन जब एक मुसलमान व्यक्ति आकर ये कहता है कि मैं मुसलमानों के लिए सिर्फ काम करना चाहता हूं, तो उसको कह दिया जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, उसको कह दिया जाता है आप देशद्रोही हो। और क्या कौन रहा है? सवाल ये, क्या कौन रहा है? बांग्लादेश या पाकिस्तान का आदमी नहीं कह रहा है, यहां हमारे बीच जो बैठे हुए हैं वही कह रहे हैं। मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन कह तो हमारे बीच से ही रहा है। तो आखिर ये जो फीलिंग पैदा हो गई है, ये फीलिंग रोक रही है ना हमें। हम खुल के मुसलमानों पे काम करना है, जब ये नहीं कह पा रहे हैं तो काम करेंगे क्या? वो तो सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। हम डर रहे हैं, हम कहते हैं हाँ हम मार्जिनलाइज्ड पे काम करते हैं। मान लीजिए मेरा निजी रूप से उद्देश्य है मुसलमानों पे काम करना, लेकिन इस देश में हम ये कह नहीं पा रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ी भयानक स्थिति क्या हो सकती है? ये तो थोड़ी माइनॉरिटी और मुस्लिम वाली बात हो गई। अब इसको मैं समाजीकरण से जोड़ के कहना चाहता हूं कि समाजीकरण एक सोशियोलॉजी का टर्म है जो आप लोग समझते होंगे। जैसे रेशमा मैम ने शुरुआत की थी कि एक व्यक्ति चाहे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी पैदा होता है तो वो एक बायोलॉजिकल बच्चा है,
ठीक। और एरिस्टोटल ने एक चीज कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अगर वो सामाजिक नहीं होगा तो वो या तो देवता है या दानव है, यानी उसका सामाजिक होना है। अब वो कैसा सामाजिक होगा, ये पूरी प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। मतलब ये क्लास लेक्चर तो नहीं कि सामाजिकरण को पूरा मैं समझाऊं, बट एक शब्द में सामाजिकरण वो प्रक्रिया है कि एक बायोलॉजिकल बच्चा सोशल बच्चा बनता है, ये प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। और इस प्रक्रिया वो कैसा सामाजिक बच्चा बनेगा ये डिपेंड करता है उसका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है। और सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण पैदा होते ही मां के गोद से कब्र तक, मरते तक उसका सोशलाइजेशन होता है। फिर उसमें जब अंदर जाएंगे कि रीसोशलाइजेशन होता है। रीसोशलाइजेशन का एक छोटा एग्जांपल कि कोई लड़की है जो मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुई है या हिंदू कम्युनिटी में, उसके पूरे सामाजिकरण उसी तरीके से। अब उसने शादी कर ली किसी अन्य धर्म, अन्य जाति या अन्य क्षेत्र में जाकर, तो उसका फिर से सोशलाइजेशन होता है, उसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं। बट हमें अभी उस डिबेट में भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि बिहार के मुस्लिमों का सोशलाइजेशन कैसा हो रहा है, यही टॉपिक है। तो कैसा हो रहा है ये डिपेंड करता है कि सोशलाइजेशन होता कैसे, किन किन तरीकों से होता है। तो तरीके 4-5 हैं। पहला कि परिवार में उसका पहला सोशलाइजेशन परिवार में होता है, जिसमें माँ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा शिक्षा जो स्कूल में होता है। तीसरा धर्म के माध्यम से, धर्म जो हम सीखते हैं वो भी एक सोशलाइजेशन। चौथा उसके पीयर ग्रुप से होता है। पांचवा उसकी आर्थिक स्थिति से होता है। वो कहते हैं ना, कहावत है कि बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। आप करोड़पति बन जाइए, आपके सारे दोस्त करोड़पति हो जाएंगे, तो आपका दूसरे तरह का सोशलाइजेशन हो जाएगा। तो एक आर्थिक, दूसरा वैधानिक यानी लॉ, आपके साथ जो आपका समुदाय है वो लीगली कैसा बिहेव कर रहा है। छठा भाषा, लैंग्वेज, और अंतिम में मीडिया, मीडिया के द्वारा भी सोशलाइजेशन। तो ये 7-8 कारक है जिससे मनुष्य का पूरा सामाजिकरण होता है। ठीक है, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके से कि इन कारकों को देखें और बिहार के या देश के मुसलमानों पर इनका प्रभाव देखें। आप सीधा तरीके से चले, मां से शुरू करके मीडिया तक पहुंचे या मीडिया से शुरू करके मां तक पहुंचे। हर स्टेप में आप देखिएगा कि मुस्लिम का जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो ऐसी स्थिति को पैदा कर रहा है कि जो हमारे देश को तोड़ने वाली स्थिति है। और स्वाभाविक है, समाज से हम सीखेंगे, समाज जैसा होगा हमारे दोस्त जैसे होंगे। तो अगर आप शुरू करें मां से यानी परिवार से, तो आप देख सकते हैं कि महिला शिक्षा, एक मां, महिला ही मां बनती है। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जो सबको पता होगा, एक पुरुष को पढ़ाना यानी एक व्यक्ति को पढ़ाना, लेकिन एक महिला को पढ़ाना यानी कई जनरेशन को पढ़ाना। तो महिला ही मां बनती है। तो मुस्लिम, मैं डेटा सब लिखा हुआ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो गूगल है, आप कर सकते हैं, कि बिहार में और खास के बिहार की जो सीमांचल एरिया है, चूंकि वहां के डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो वहां की स्थिति देख लीजिए। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां की स्थिति अगर बदतर है, तो जहां कम है वहां की क्या बात करें। ठीक, तो वहां के अगर 4 जिले, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन चारों जिलों में मोस्टली 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और वहां जो महिला शिक्षा छोड़ दीजिए, वहां सामान्य शिक्षा का दर है एक भी जिले में 60% से ऊपर नहीं है, और महिला तो और नीचे है। वही महिला मां बनेंगी, वो मां कैसा सोशलाइजेशन देंगी, पहला। दूसरा हम आते हैं स्कूल। इन चारों जिलों में जो स्कूल्स हैं वहां स्थिति ये है, एक रिपोर्ट है जिसको यूएनपीएफ ने फंड किया था, और आदरी की रिपोर्ट है। उसके अनुसार कि मुस्लिम युवा जो स्कूल जाते हैं तो 51% मुस्लिम युवा सरकारी स्कूल जाते हैं, 24% मदरसा जाते हैं। 24% एक बड़ा नंबर होता है, 25% समझिए। और प्राइवेट स्कूल में भी 15% सस्ते प्राइवेट स्कूल, 2% मुस्लिम युवा महंगे प्राइवेट स्कूल, जिसको हम लोग डीपीएस कॉन्वेंट कहते हैं, वो 2%, 100 में 2%। इसके अलावा माइनॉरिटी स्कूल में 4%, 3%। खैर आंकड़ों को हटाइए। काम की बात यह है कि मदरसा, 24% मुस्लिम युवा मदरसा जा रहे हैं, और 51% मुस्लिम युवा सरकारी स्कूल। दिन भर स्कूल और सरकारी स्कूल और शिक्षा की बात हो गई है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मदरसा पे बात करते हैं। 24% युवा जाते हैं मदरसा में। क्या दिक्कत है कि
दिक्कत यह है कि मदरसा में क्या होता है कि 4 प्रकार की डिग्रियां हैं, वस्तानिया, फौकानिया, मौलवी। वस्तानिया यानी 8वीं, फौकानिया यानी 10वीं, मौलवी यानी 12वीं। यहां तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं। आखिर वो 24% बच्चे ने अपनी पूरी पढ़ाई तो इसी तरीके से की। अब क्या होता है कि इंटर के बाद अगर उन्हें ग्रेजुएशन करना है तो वो आएंगे पटना यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या नॉर्मल यूनिवर्सिटी। अब वहां क्या है कि उनकी पूरी पढ़ाई वहां दूसरे तरीके से हुई, यहाँ अचानक से उनके सामने बहुत बड़ा परेशानी पैदा हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश या हिंदी में, वहां उर्दू में हुई। अब अगर वो चाहेंगे कि उसी मीडियम में, मदरसा मीडियम में वो ग्रेजुएशन करे तो उस डिग्री को कहते हैं आलिम, और एमए करे तो उसको कहते हैं फाजिल। लेकिन आलिम और फाजिल के लिए बिहार सरकार ने एमए पास या नेट पास जो प्रोफेसर होते हैं ऐसी कोई बहाली नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उन लोगों को 12वीं करने के बाद जेएनयू, जामिया, पटना यूनिवर्सिटी आना पड़ता, और स्वाभाविक सी बात है जिसने पूरी पढ़ाई 12वीं तक उर्दू से की उसके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल होगा बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेहत पे बात करें, मौत पे बात करें, ये तमाम चीजों पे बात करें तो स्थिति बद से बदतर है, और हम काम भी उस तरीके से खुल के नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है जो मैं एकदम कंप्लीट करते हुए एंड कर देता हूं 1 मिनट लेकर, कि साथी समूह से समाजीकरण होता है, मीडिया से होता है और भाषा से। ये सारी चीजों को मैं एक साथ लपेटने की कोशिश करता हूं। तो साथी समूह, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया लगातार इस देश में मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, हर उनके पास सिर्फ और सिर्फ हिजाब मुद्दा है, 3 तलाक मुद्दा है, गाय गोबर मुद्दा है, कब्रिस्तान शमशान मुद्दा है, उनके पास लव जिहाद मुद्दा है, उनके पास मस्जिद के आजान मुद्दे हैं। अगर ये मुद्दे की बम्बार्डिंग 24 घंटे लगातार होती रहेगी तो मीडिया से भी समाजीकरण हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कैसा समाजीकरण हो रहा है। और उस मीडिया को देश के माइनॉरिटी के लोग तो देख ही रहे हैं, उस मीडिया से प्रभावित देश के बहुसंख्यक लोग, जो हमारे देश के बहुसंख्यक भाई हैं, जिनमें ओबीसी भी है, जिनमें तथाकथित उच्च वर्ग भी है, जिनमें एससी एसटी भी है, उन पर भी वो मीडिया की जब बम्बार्डिंग होती है तो मैं निसंदेह और निसंकोच कहूंगा कि उनकी भी कि लगातार जब 24 घंटे बम्बार्डिंग होगी ऐसी नफरत फैलाने वाली चीज, तो उनके दिमाग में भी वो चीजें फिट हो रही है लगातार। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, मुझे नहीं पता ये बात इस मंच के लिए कितना जरूरी होगा, लेकिन जब देश में दंगे होते हैं या दंगे एक्चुअली कराए जाते हैं, होते नहीं है, तो आपको क्या लगता है, प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं कंप्लीट करके, कि इस देश में जब भी दंगे प्रायोजित होते हैं तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ही मारा जाएगा। वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो मारते हैं, जो उन पर प्रहार करते हैं, मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, क्या वो इस देश के तथाकथित उच्च वर्ण के लोग होते हैं? आपको जवाब पता है, नहीं होते। ठीक है, तो इस मीडिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? और पीयर ग्रुप, मीडिया से पीयर ग्रुप सीख रहा है, और आपके पीयर ग्रुप अगर नफरत फैलाएंगे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खैर वक्त कम है और मैं लास्ट स्पीकर भी था, इसलिए आपका एक वक्त 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुद्दा देश तोड़ने और देश जोड़ने से संबंधित है। ये मुद्दा आपसी भाईचारे से और नफरत को कम कैसे किया जाए, क्योंकि आप सिक्योर ही नहीं है। यदि मोहम्मद अली को यह फील होगा कि मोहम्मद अली बख्तियारपुर में महफूज नहीं है, तो काम करना, पैसे कमाना, XYZ करने का मतलब ही क्या? सबसे पहली चीज सुरक्षा। तो हम मुसलमान इस देश में सुरक्षा, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो गोश्त लेकर नहीं ट्रैवल का, हमने किया है। हमने इंटर ग्रेजुएशन में जब हम पटना आते थे तो आराम से करते थे, लेकिन माहौल किस तरह से बिगड़ रहा है। और मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि यहाँ तमाम लोग बैठे हैं जिनका अपना कार्य क्षेत्र है, अपनी कार्य भूमि है, और जब वो उनके बीच जाते होंगे तो आप इस चर्चा को भी फैलाइए कि इस जो नफरत है, उधर से नफरत की बम्बार्डिंग हो रही है, होने दीजिए, आप प्रेम की बम्बार्डिंग कीजिए। जब आप प्रेम की बम्बार्डिंग करेंगे तो शायद इस देश का, इस संविधान का जो डाइवर्सिटी और की जो ब्यूटी है वो बनी रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।